हेलो एवरीवन, श्री भगवान दास तोदी ईजी महाविद्यालय लक्ष्मणगढ़ के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम पिछली कक्षा में हम पढ़ रहे थे, एम्ब्रियोनिक जो अपना डेवलपमेंट चल रहा है और उसी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में जो डेवलपमेंटल बायोलॉजी का जो पार्ट है उसमें आज अपन स्टडी करेंगे रीजनरेशन के बारे में। इससे पीछे की जो क्लासेस थी उनमें हमने गैमेटोजेनेसिस से लेकर के जो लास्ट अपना पार्ट चला था उसमें एम्ब्रियोनिक इंडक्शन तक का, और एम्ब्रियोनिक इंडक्शन तक हम ये चीज़ पढ़ चुके हैं कि किस तरीके से जो ऑर्गन का फॉर्मेशन होता है उसमें जो अलग अलग लेयर होती हैं, चाहे वो एक्टोडर्म हो, मेसोडर्म हो या एंडोडर्म हो, उनका क्या क्या रोल होता है। और उसमें एम्ब्रियोनिक इंडक्शन में भी हमने कंपिटेंस के माध्यम से भी ये जानने की कोशिश की कि अलग अलग तरीके की जो क्षमताएं होती हैं, सामर्थ्य जो होता है अलग अलग कोशिकाओं का, उस सामर्थ्य के अकॉर्डिंग किस तरीके से वो प्रत्येक कोशिका जो है या प्रत्येक लेयर जो है एक स्पेसिफिक ऑर्गन का निर्माण करती है। ये सारी प्रक्रिया जो है स्पीसीज स्पेसिफिक भी होती है, हम ये कहें जाति विशिष्ट होती है, और स्पीसीज स्पेसिफिक होने के कारण इनमें होने वाले जो डेवलपमेंट के जो अलग अलग चरण हैं, स्टेप्स हैं, वो भी आपको अलग अलग दिखाई देंगे, क्योंकि हर जंतु में जो होने वाला एम्ब्रियोनिक जो डेवलपमेंट का पार्ट है या हिस्सा है वो अलग तरीके की विशेषताएं या स्पेसिफिसिटी शो करता है। आज हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जो रीजनरेशन की कैपेसिटी है, रीजनरेशन यानी किसी भी पार्ट को रीगेन करना, खोए हुए इंजर्ड पार्ट को या लॉस्ट ऑर्गन को या लॉस्ट बॉडी पार्ट को रीगेन करने की जो कैपेसिटी है, वापस से प्राप्त करने की जो कैपेसिटी है, वो किन किन एनिमल्स में किस किस प्रकार की होती है, और ये रीजनरेशन के जो टाइप हैं वो कितने होते हैं, और मैकेनिज़्म है जो है रीजनरेशन की, किस तरीके से रीजनरेशन का जो प्रक्रिया है, रीजनरेशन का जो प्रोसेस है वो संपन्न कराया जाता है। तो आज का जो टॉपिक रहेगा उसमें हम चर्चा करेंगे सबसे पहले कि कौन कौन सी स्ट्रेटजी जो है रीजनरेशन की प्रक्रिया में आजमाई जाती है, और किन किन एनिमल्स में रीजनरेशन की कैपेसिटी कितनी दिखाई देती है। तो आज का टॉपिक है अपना रीजनरेशन। रीजनरेशन, री का मतलब दोबारा से और जनरेशन का मतलब जनरेट होना, ठीक है। दोबारा से किसी भी पार्ट को प्राप्त करना मतलब कोई भी लॉस्ट बॉडी पार्ट या ऑर्गन को रिगेन करने की जो कैपेसिटी या एबिलिटी पाई जाती है वो क्या कहलाती है? रीजनरेशन कहलाती है। या हम कहें बहुत से ऐसे एनिमल हैं जिनके अंदर कंप्लीट बॉडी को दोबारा से निर्मित करवा लिया जाता है, होल बॉडी को रीगेन करने की कैपेसिटी। जैसा मैंने आपको बताया, रीगेन या रीजनरेशन या दोबारा से प्राप्त करने की जो प्रक्रिया है वो जो है क्या कहलाती है? रीजनरेशन कहलाती है। तो रीजनरेशन की जो कैपेसिटी है, उस रीजनरेशन की कैपेसिटी में हम ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से खोए हुए अंग को हम दोबारा प्राप्त कर सकते हैं। तो खोए हुए अंग को दोबारा प्राप्त करने के लिए हमने एक चीज़ पढ़ी है, यहाँ पर जानने की कोशिश हम कर रहे हैं कि रीजनरेशन की ऐसी प्रक्रिया जिसमें जो कोशिकाएं होती हैं वो क्या टोटिपोटेंट हैं या प्लूरिपोटेंट हैं या मल्टीपोटेंट हैं। ये सारे वर्ड जो हैं हम पहले स्टडी कर चुके हैं, और इन सभी वर्ड्स में हमने ये जानने की कोशिश की थी कि किस तरीके से जो सेल्स हैं उनकी क्षमता होती है। पोटेंट का मतलब होता है पोटेंसी, क्षमता, और क्षमता जो होती है वो हर कोशिका की टाइम के अकॉर्डिंग जो है अलग अलग प्रकार की देखने को मिलती है।
हम देखते हैं जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है उस वक्त जाइगोट जो बनता है, उस जाइगोट में जो सेल्स हैं, जाइगोट की जो सेल्स हैं वो क्या होती हैं, टोटीपोटेंट प्रकार की होती हैं, पूर्णक्षम प्रकार की होती हैं। मतलब उनमें ये क्षमता पाई जाती है, कैपेसिटी या एबिलिटी पाई जाती है कि उस एबिलिटी के कारण वो प्रत्येक बॉडी के पार्ट का निर्माण कर सकती हैं। फिर बहुत सी ऐसी सेल्स हैं जिनमें ये क्षमता होती है कि वो किसी कंप्लीट ऑर्गन का या कंप्लीट एनिमल का निर्माण नहीं कर सकती। ठीक है, तो ये पोटेंसी पर बेस्ड है सारी संरचनाएं। तो रीजनरेशन की प्रक्रिया के अंदर जो होने वाले परिवर्तन के जो प्रकार हैं, या हम ये कहें जो डेवलपमेंट का जो प्रकार है वो ऑन्टोजेनिक डेवलपमेंट से थोड़ा भिन्न होता है, या हम ये कहें कि जो एम्ब्रियोनिक जो डेवलपमेंट हो रहा है उससे थोड़ा सा अलग है। और अलग होने के कारण क्या है कि जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान जो सेल्स का निर्माण होता है या किसी बॉडी ऑर्गन का या होल बॉडी का जो निर्माण हो रहा है उससे थोड़ा सा ये हटके प्रोसेस होता है। जैसे आप एग्जांपल के तौर पर देखते हैं कि आपने देखा होगा एक छिपकली जो है उसमें ऑटोटोमी पाई जाती है, अपने बॉडी पार्ट को या जो अपनी पूंछ को त्याग देने की जो क्षमता है वो इसमें पाई जाती है। और फिर वापस से जब वो पूंछ बनेगी तो उस प्रकार की पूंछ का निर्माण नहीं हो पाता जिस तरीके का एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के अंदर हुआ था। वो आपको थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से दिखाई देगी या डिफरेंट एंगल पर या डिफरेंट साइज और शेप में वो आपको दिखाई देगी। तो हम ये कह सकते हैं कि भले ही चाहे वो टोटीपोटेंट क्यों ना हो, पूर्णक्षम क्यों ना हो या अलग प्रकार की पोटेंसी उनके अंदर क्यों ना डेवलप हो, लेकिन फिर भी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट से थोड़ा सा इनका जो डेवलपमेंट है वो अलग होता है, हटके होता है। ठीक है, आगे हम चर्चा करते हैं कि रीजनरेशन की प्रक्रिया में जो है वो अलग अलग प्रकार के जो एनिमल हैं वो कौन कौन सी स्ट्रेटजी प्रदर्शित करते हैं, मतलब क्या क्या तौर तरीके जो हैं वो यहाँ पर आजमाए जाते हैं। तो यहाँ पर जो अलग अलग तरीक़ों के बारे में अपन बात कर रहे हैं वो तरीके क्या हैं। पहला है रिस्टोरेटिव या रिपीटेटिव। मतलब किसी भी प्रकार के जो पार्ट हैं उनको दोबारा से बनाए जाने की जो है कैपेसिटी, दोबारा से बनाए जाने की कैपेसिटी। अगर हम देखते हैं कि कोई ऐसा ऑर्गन है या कोई बॉडी पार्ट है जो कि किसी भी इंजरी के कारण नुकसान हो चुका है या लॉस्ट हो चुका है, उसको दोबारा से हम प्राप्त करते हैं तो वो रिस्टोरेटिव या रिपीटेटिव प्रकार का जो है डेवलपमेंट कहलाता है। दूसरा है कंपनसेटरी हाइपरट्रोफी। हम देखते हैं कि बहुत बार किसी भी एनिमल के अंदर किडनी है या लीवर है, इसमें खासकर जैसे हम देखें एक किडनी डैमेज हो जाती है तो दूसरी किडनी जो है उसका भार जो है वो ग्रहण कर लेती है, वो अपनी साइज़ को थोड़ा इंक्रीज कर लेती है, या उसका जो लोड है दोनों किडनी का जो है वो एक ही किडनी पर आ जाता है। हम ये कहेंगे कि वो एक किडनी वो सारे काम कर लेती है जो कि दोनों किडनी काम कर रही थी। तो ऐसी स्थिति में एक कंपनसेट करने की जो प्रक्रिया है वो यहाँ पर हम देख सकते हैं। लीवर के अंदर भी ये बहुत कम हालांकि कैपेसिटी होती है, लेकिन फिर भी लीवर का अगर कोई पार्ट टूट जाता है, कट जाता है, तो फिर बाकी बचा हुआ जो लीवर है, लीवर के जो हिस्से हैं, लोब हैं, वो क्या कर सकते हैं, कंपनसेट कर देते हैं उस कटे हुए पार्ट को, जिससे कि क्या है कि ये लीवर जो है अपना फंक्शन सही रूप में चला सकता है। आगे हम बात कर रहे हैं, इसमें चर्चा कर रहे हैं कि रीजनरेशन के टाइप जो हैं वो कौन कौन से होते हैं, कितने प्रकार का जो है वो रीजनरेशन देखने को मिलता है। और रीजनरेशन के जो प्रकार हैं वो प्रकार डिपेंड कर रहे हैं किसी ऑर्गन के निर्माण की कैपेसिटी पर या एबिलिटी पर। एक तरीके से हम देखें तो हमारे शरीर में भी जैसे हम देखते हैं कि आरबीसी जो है उनका लाइफ स्पान जो है वो बहुत कम होता है,
और आरबीसी जैसे ही डैमेज हो जाती हैं, टूट जाती हैं या ख़त्म हो जाती हैं, तो उसके बाद में फिर जो है लगातार आरबीसी का निर्माण जो है अपना शरीर कर लेता है। तो ये भी क्या है, एक रीजनरेशन का प्रकार है। तो अभी अपन आगे स्टडी कर रहे हैं टाइप्स ऑफ रीजनरेशन। टाइप्स ऑफ रीजनरेशन में हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, मूल तो इसके क्या है, दो ही प्रकार हैं, मार्फोलेक्सिस एपी मार्फोलेक्सिस हेटेरोमॉर्फोसिस सुपर रीजनरेशन। मूल तो इसके दो ही प्रकार हैं, और ये दोनों प्रकार क्या होते हैं कि मार्फोलेक्सिस प्रकार का जो डेवलपमेंट है रीजनरेशन का, उसके अंदर हम क्या करते हैं, होल बॉडी को रिगेन करने की जो कैपेसिटी है यहाँ पर पाई जाती है। देखो क्या होता है, आपको एक चीज़ यहाँ क्लियर करें कि जब रीजनरेशन होता है, मान लीजिए ये किसी भी एनिमल का हाथ है या बॉडी पार्ट है, इस बॉडी पार्ट के यहाँ पर बॉडी पार्ट को हम क्या कर देते हैं, ये पहले मान लीजिए किसी भी ऑर्गन, किसी भी टाइप का ये ऑर्गन था या लिम्ब है मान लीजिए किसी भी एनिमल का, यहाँ से हम क्या कर देते हैं, एम्पुटेड कर देते हैं। एम्पुटेड पार्ट है ये यहाँ का, यहाँ से हम इसको काट देते हैं। तो काटने के बाद क्या होगा, यहाँ पर सबसे पहले इस घाव को भरने की कैपेसिटी यहाँ पर डेवलप होगी और इस तरीके की एक बड लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पर बन जाएगी। और ये बड लाइक स्ट्रक्चर या ये जो संरचना है इसको हम कहते हैं ब्लास्टेमा। और चूंकि ये रीजनरेशन से रिलेटेड है इसलिए इसको हम नाम देंगे रीजनरेशन ब्लास्टेमा। और इस रीजनरेशन ब्लास्टेमा में वो सभी सेल्स के गुण होते हैं जो यहाँ पर मान लीजिए एम्पुटेशन के दौरान, जो यहाँ पे मान लीजिए स्किन का हिस्सा कटा है, टेंडन्स का हिस्सा कटा है, नर्व्स का हिस्सा कटा है और बोन्स का हिस्सा कटा है, ये सारे पार्ट जो हैं ये यहाँ पर मौजूद हैं। तो ये जो रीजनरेशन ब्लास्टेमा बनेगा, उस रीजनरेशन ब्लास्टेमा में वो सभी प्रकार की जो घटनाएं हैं वो यहाँ पर देखने को मिलेंगी जो हम ये कह रहे थे कि टोटिपोटेंट सेल्स के अंदर होती हैं। और यहाँ पर जो प्रक्रम दोहराया जाएगा वो प्रक्रम कौन सा होगा, सेल्स जो हैं उनके अंदर डिफरेंशिएशन का प्रोसेस यहाँ पर देखने को मिलेगा। डिफरेंशिएशन का जो प्रोसेस है वो देखने को मिलेगा। और वो किस तरीके से देखा जाएगा, सेल्स जो हैं उनके अंदर डी डिफरेंशिएशन और रीडिफरेंशिएशन की क्षमता पाई जाती है। और ये जो डी डिफरेंशिएशन और रीडिफरेंशिएशन की जो क्षमता है, ये क्षमता क्या कहलाती है, मेटाप्लेसिया कहलाती है। तो मेटाप्लेसिया का जो प्रोसेस है वो यहाँ पर हम देख सकते हैं। अब हम बात कर रहे हैं मार्फोलेक्सिस टाइप के रीजनरेशन की। तो मार्फोलेक्सिस टाइप की रीजनरेशन में ये जो ब्लास्टेमा है इसका निर्माण यहाँ पर नहीं होता। रीजनरेशन ब्लास्टेमा का निर्माण यहाँ पर नहीं होता। क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि मार्फोलेक्सिस प्रकार का जो रीजनरेशन है उसमें हम क्या कर रहे हैं, कंप्लीट बॉडी पार्ट को रिगेन कर रहे हैं। जैसे आप देखते हैं सिलेंट्रेट एनिमल के अंदर, और ये स्पंज जो हैं पोरीफेरा के जो सदस्य हैं उनके अंदर जो है ये कैपेसिटी पाई जाती है कि वो कंप्लीट पार्ट को, बॉडी पार्ट को या कंप्लीट होल बॉडी को वो रिगेन कर सकते हैं। तो यहाँ पर रीजनरेशन ब्लास्टेमा का निर्माण नहीं होता।
और इस प्रकार के परिवर्धन में या रीजनरेशन में कंप्लीट ऑर्गन को या कंप्लीट पार्ट को, बॉडी पार्ट को वो रिगेन कर सकते हैं। दूसरा है एपीमॉर्फोलेक्सिस या एपीमॉर्फोसिस जिसको हम कहते हैं। एपीमॉर्फोसिस में क्या होता है कि यहाँ पर रीजनरेशन ब्लास्टेमा बनता है, ब्लास्टेमा का फॉर्मेशन यहाँ पर होता है और रीजनरेशन ब्लास्टेमा का फॉर्मेशन हो रहा है। इट मीन्स हम क्या कर सकते हैं, ये जो एपीमॉर्फोसिस का जो प्रकार है उसमें केवल इंजर्ड किसी भी दुर्घटना में या लॉस्ट बॉडी पार्ट को ही रिगेन किया जा सकता है, दोबारा से प्राप्त किया जा सकता है। हम ये कह सकते हैं कि एपीमॉर्फोसिस टाइप का जो रीजनरेशन है उसमें केवल इंजर्ड खोए हुए ऑर्गन या किसी भी दुर्घटना में कोई पार्ट अगर बॉडी का कट जाता है तो उस बॉडी पार्ट को ये जंतु जो हैं वो वापस प्राप्त कर सकते हैं। ऐसी अवस्था में क्या होगा, रीजनरेशन ब्लास्टेमा जो है उसका निर्माण यहाँ पर होगा और मेटाप्लेसिया का जो प्रोसेस है जिसमें सेल्स जो डी डिफ्रेंशिएट हो रही हैं और रीडिफ्रेंशिएशन का जो प्रोसेस है वो यहाँ पर देखा जाता है। नेक्स्ट है हेटेरोमॉर्फोसिस। हेटेरोमॉर्फोसिस का जो है उसमें हम देखते हैं कि इसमें सेलामेंडर पर प्रयोग किए गए और यहाँ इन्होंने देखा कि किसी भी पार्ट को जब हम देखते हैं कि अगर कट लगा दिया जाए यहाँ पर तो वो एक्स्ट्रा में उसका फॉर्मेशन हो जाए। किसी भी बॉडी पार्ट का एक्स्ट्रा में फॉर्मेशन होना। तो इन्होंने क्या किया, सेलामेंडर पर ट्रेम्बले नाम के एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने यहाँ पर अपना प्रयोग किया था और उन्होंने देखा कि उसके लेग पार्ट के पास में अगर वो चीरा लगा देते हैं तो रीजनरेशन कैपेसिटी में एक इस प्रकार का रीजनरेशन देखने को मिलता है जहाँ क्या है कि एक्स्ट्रा उस लेग का फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये कैपेसिटी केवल जो है सेलामेंडर में ही देखी गई और ट्रेम्बले ने इसको नोट किया था। नेक्स्ट है सुपर रीजनरेशन। यहाँ पर क्या होता है कि एक इस प्रकार का रीजनरेशन की कैपेसिटी जिसमें हम देखते हैं कि कोई भी एनिमल है, जैसे एग्जांपल के तौर पर आर्थ्रोपोडा के जो जीव हैं उनके अंदर ऑटोटोमी का जो प्रोसेस है वो देखने को मिलता है। जैसे कि वो अपनी लेग को जो है वो यहाँ से कट कर देते हैं या हटा देते हैं और जब वो हटा देते हैं तो उस लेग के कटे हुए पार्ट वाले जगह की जगह पर क्या होता है कि केवल काइटिन से उस घाव को भर दिया जाता है। तो काइटिन से केवल घाव के भर देने की कैपेसिटी ही यहाँ पर देखने को मिलती है। आगे हम पढ़ रहे हैं इसमें कि जो अलग अलग प्रकार का जो रीजनरेशन का प्रोसेस है वो किन किन जंतुओं में किस किस कैपेसिटी में देखने को मिलता है। मूल तो आप इसमें दो ही केवल याद कर लें, एपीमॉर्फोसिस और मॉर्फोलेक्सिस। यहाँ हम पढ़ रहे हैं रीजनरेशन कैपेसिटी इन डिफरेंट एनिमल्स। और हम शुरुआत करते हैं प्रोटोजोआ से। प्रोटोजोआ में रीजनरेशन कैपेसिटी कितनी डेवलप होती है। प्रोटोजोअन्स जो होते हैं उनके अंदर क्या होता है, जैसे एग्जांपल के तौर पर हम लेते हैं यहाँ पर स्टेंटर। तो प्रोटोजोअन जो एनिमल है उनके अंदर खासकर जब डिविजन्स होते हैं उन डिविजन्स के दौरान ही क्या होता है, रीजनरेशन की कैपेसिटी हम केवल देख पाते हैं। दूसरी तरफ हम बात करेंगे पोरीफेरा के अंदर ये कैपेसिटी कितनी डेवलप होती है। तो यहाँ पर एक जाना पहचाना आपके सामने एक एग्जाम्पल है और वो है स्पंज। स्पंज के अंदर ये सबसे ज़्यादा कैपेसिटी यहाँ पर देखने को मिलती है। हम ये कह सकते हैं कि पोरीफेरा के जंतु जो है वो सबसे ज़्यादा कैपेसिटी रीजनरेशन की प्रदर्शित करते हैं। यहाँ तक कि आपने ये भी सुना होगा कि जो स्पंज है उसको अगर रेशम के कपड़े से छान दिया जाए
और उसके बाद अलग कर दिया जाए तो भी क्या है कि ये इनमें रिकॉन्स्टिट्यूशन और री एग्रीगेशन की कैपेसिटी पाई जाती है। मतलब ये दोबारा से उस कंप्लीट ऑर्गन का या कंप्लीट बॉडी का निर्माण ये कर सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि इन जंतुओं के अंदर रिकॉन्स्टिट्यूशन तथा री एग्रीगेशन की जो कैपेसिटी है वो देखने को मिलती है। ठीक है, तीसरा है सिलेंट्रेटा। सिलेंट्रेट जो हैं उनमें भी जो यहाँ पर देखा कि सिलेंट्रेट एनिमल जो हैं वो उसमें हाइड्रा जो है वो अच्छी कैपेसिटी रखता है। ये जंतु जो है वो पोलैरिटी प्रदर्शित करता है और इसी पोलैरिटी के बेसिस पर यहाँ पर अगर इसका गैस्ट्रोडर्मिस वाला पार्ट यहाँ पर मौजूद है और ये भी देखा गया कि इसका अगर 200वां भाग भी मौजूद है, अगर कट लगा हुआ है और उसके अंदर एपिडर्मिस तथा गैस्ट्रोडर्मिस का पार्ट है, एपिडर्मिस तथा गैस्ट्रोडर्मिस का पार्ट है, तो भी वो क्या है, अगर इसका 200वां पार्ट्स भी अगर मौजूद है तो भी ये जंतु दोबारा से निर्मित कर सकता है एक अलग एनिमल को। ठीक उसी प्रकार से जिस तरीके से पोरीफेरा के जंतुओं में पाई जाती है। यहाँ पर भी एक चीज़ है कि स्पंज के अंदर भी कोई छोटा सा पार्ट ही क्यों ना मौजूद हो, लेकिन वहाँ पर कोएनोसाइट तथा पिनाकोडर्म सेल्स जो हैं वो यहाँ पर मौजूद होनी चाहिए, उनकी प्रेजेंस यहाँ पर मौजूद होनी चाहिए। और उनकी प्रेजेंस में जो है पोरीफेरा के जंतु भी सबसे ज़्यादा जो रीजनरेशन की कैपेसिटी प्रदर्शित कर सकते हैं। और उसी प्रकार से सिलेंट्रेट एनिमल भी जो हैं रीजनरेशन की कैपेसिटी दिखाते हैं, जिसमें हाइड्रा जो है वो रीजनरेशन कैपेसिटी शो करता है। हाइड्रा में भी अगर आप देखते हैं कि अगर इस तरीके से ये इसमें आगे की तरफ टेंटिकल्स हैं, अगर आप इसमें यहाँ पर एक छोटा कट लगा देंगे तो कटे हुए ये दोनों भाग जो हैं वो एक एक हाइड्रा जो है उसका निर्माण कर लेंगे। और पोलैरिटी शो करने का मतलब है कि अगर आप इस तरीके से कट लगाएंगे तो आगे वाला सिरा जो है वो जल्दी डेवलप होगा बशर्ते पीछे वाले सिरे के। पीछे वाला सिरा जो है वो लेट डेवलप होता है, बहुत कम डेवलप होता है, लेकिन आगे वाले सिरे में ये जो है जिसका जो इंटीरियर पार्ट है उसमें रीजनरेशन की कैपेसिटी ज़्यादा आप देख सकते हैं। प्लेटीहेल्मिन्स में जो टर्बेलेरिया के सदस्य हैं, ट्रेमेटोडा, सेस्टोडा जो हैं, इसमें अलग अलग क्लास बनी हुई हैं। तो टर्बेलेरिया में आप एग्जाम्पल लें प्लेनेरिया का, तो प्लेनेरिया भी पोलैरिटी शो करता है। और प्लेनेरिया में भी इन्होंने यहाँ पर ये देखा कि प्लेनेरिया जो है वो भी क्या करता है, पोलैरिटी प्रदर्शित करता है। और इसमें भी एंटीरियर पार्ट जो है वो पोस्टीरियर पार्ट की तुलना में जल्दी डेवलप हो जाता है। इसी तरीके से हम देखें प्लेटीहेल्मिन्स में जो टीनिया है, टीनिया में भी अगर आप देखेंगे कि जो स्कोलेक्स वाला सिरा है वो स्कोलेक्स वाले सिरा जो हैं और उसके बाकी के जो देहखंड हैं बाकी के जो देहखंड हैं उसकी तुलना में स्कोलेक्स वाला जो सिरा है वो ज़्यादा कैपेसिटी रखता है कि वो रीजनरेट कर सकता है। तो प्लेटीहेल्मिन्स के सदस्य भी क्या है, रीजनरेशन कैपेसिटी प्रदर्शित करते हैं। आगे हम बात करेंगे एनेलिडा में। एनेलिडा में भी आप देखें कि जो ओलिगोकीटा है तथा ओलिकीटा के जो सदस्य हैं वो रीजनरेशन कैपेसिटी रखते हैं, लेकिन यहाँ पर जो आप देखते हैं हिरुडिनेरिया या जिसको हम जोंक कहते हैं, लीच जो होता है उसके अंदर ये कैपेसिटी बिल्कुल भी नहीं पाई जाती। बाकी के जो सदस्य हैं वो किसी
खोए हुए पार्ट को या टूटे हुए सेगमेंट को वो दोबारा से निर्मित कर सकते हैं, क्योंकि एनिलिडा के जो सदस्य हैं वो कैसे होते हैं, सेगमेंटेड होते हैं, और इनमें अगर किसी सेगमेंट को काट दिया जाए तो पीछे वाले या आगे वाले सेगमेंट को ये निर्मित कर सकते हैं। ये कैपेसिटी यहाँ भी देखने को मिलेगी कि इनके अंदर भी इंटीरियर जो सेगमेंट हैं उनका निर्माण पोस्टीरियर सेगमेंट की तुलना में जल्दी होता है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे आर्थ्रोपोडा की। आर्थ्रोपोडा में जो आप देखते हैं बहुत से इंसेक्ट ऐसे हैं, या आप देखते हैं स्पाइडर के अंदर भी अगर आप ये कैपेसिटी देखें, स्पाइडर है, कॉकरोच है, ठीक है। तो इन जंतुओं में क्या होता है कि अगर एंटीना वाला पार्ट कट हो जाए इनका या टूट जाता है तो एंटीना के टूटे हुए स्थान पर ये काइटिन की सहायता से घाव भर लेते हैं, काइटिन का ये उपयोग कर लेते हैं और घाव भरने तक की ही कैपेसिटी इनके अंदर पाई जाती है। मतलब हम कहेंगे कि इन जंतुओं में केवल वाउंड हीलिंग कैपेसिटी पाई जाती है, केवल घाव को भरने तक की कैपेसिटी इनमें पाई जाती है। नेक्स्ट अपन चर्चा करते हैं इसमें आर्थ्रोपोडा के बाद में आर्थ्रोपोडा के बाद में आप देखते हैं मोलस्का। मोलस्कन जो है सॉफ्ट एनिमल हैं, और इन सॉफ्ट एनिमल्स के अंदर किस तरीके की रिजनरेशन कैपेसिटी पाई जाती है, तो हम यहाँ पर देखते हैं कि अगर आप एग्जांपल लेंगे पाइला, सीपिया, लोलिगो किसी का भी, तो इन जंतुओं में आई या अगर फुट वाला सिरा वहाँ पर अगर कोई कट लग जाता है तो केवल उसी में केवल घाव भरने की प्रक्रिया पाई जाती है, बाकी किसी भी जगह पर ये कैपेसिटी इनके अंदर नहीं देखने को मिलती। हम ये कह सकते हैं कि आई और फुट वाले सिरे को ये जब इसमें किसी प्रकार की इंजरी हो जाती है तो उस घाव को केवल यहाँ पर भर दिया जाता है, लेकिन नए सिरे से निर्मित इनमें नहीं करवाया जाता। आगे हम देखते हैं कि ये जो कैपेसिटी है रिजनरेशन की वो इकाइनोडर्मेटा में किस तरीके से पाई जाती है। इकाइनोडर्मेटा में आप देखते हैं एस्टेरोइडिया या इकाइनोइडिया, इनके अंदर ये कैपेसिटी बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। आप देखेंगे कि अगर आपके सामने एक स्टारफिश मौजूद है और उस स्टारफिश में ये सेंट्रल डिस्क वाला पार्ट मौजूद है, बीच में आप देखते हैं सेंट्रल डिस्क यहाँ पर मौजूद रहती है। अगर आपने सेंट्रल डिस्क से होते हुए अलग अलग एंगल पे भी अगर आपने कट लगा दिए हैं तो भी क्या है, कटा हुआ सिरा जो है वो वापस से एक नई स्टारफिश का निर्माण कर लेता है, बशर्ते उसके अंदर सेंट्रल डिस्क का पार्ट मौजूद होना चाहिए। क्योंकि ये जो जंतु हैं इनके अंदर क्या है, सबसे ज़्यादा जो इनकी आर्म है वो डैमेज हो जाती है, बहुत बार इनमें इंजरी हो जाती है, डैमेज को नुकसान हो जाता है आर्म को जब ये शिकार कर रही थी, क्योंकि ये परभक्षी प्रकार की हैं। इनका भी शिकार कई बार क्या होता है दूसरे जंतुओं के द्वारा करने की कोशिश की जाती है। तो इकाइनोडर्मेटा के सदस्यों में अगर सेंट्रल डिस्क वाला पार्ट मौजूद है तो सेंट्रल डिस्क वाले पार्ट की मौजूदगी के कारण प्रत्येक टूटा हुआ जो आर्म है, टूटी हुई भुजा जो है, वो भुजा एक भुजा कंप्लीट भुजा का निर्माण कर सकती है, कंप्लीट आर्म का निर्माण यहाँ पर करवाया जा सकता है। तो हम कहेंगे कि जो हमने पढ़े हैं यहाँ पर प्रोटोजोआ से लेकर के इकाइनोडर्मेटा के तक के सदस्यों में, उनमें सबसे ज़्यादा जो कैपेसिटी है वो पोरीफेरा और इकाइनोडर्मेटा के सदस्यों में ही आप देख सकते हैं, क्योंकि इन जंतुओं में शरीर का अगर एक छोटा सा पार्ट भी क्यों ना मौजूद हो, वो भी क्या है, मार्फोलेक्सिस प्रकार के रिजनरेशन की स्ट्रेटजी को अपनाते हुए जो है रिजनरेशन या रीगेन करने की कैपेसिटी प्रदर्शित कर सकता है। बाकी के जंतुओं में जो है एपिमॉर्फोसिस या हेटेरोमॉर्फोसिस की जो प्रक्रिया है वो भी आप देख सकते हैं। सुपर रीजनरेशन भी यहाँ पर देख सकते हैं, जिसमें कि एक्स्ट्रा ऑर्गन का जो फॉर्मेशन है यहाँ पर हो जाता है, एक्स्ट्रा पार्ट का फॉर्मेशन यहाँ पर करवा लिया जाता है।
तो ये तो हुई इनवर्टिब्रेट्स की बात। आगे हम देखते हैं कि जो वर्टिब्रेट्स या हम कहें कॉर्डेट्स जो हैं उनके अंदर ये कैपेसिटी कितनी देखने को मिलती है, किस किस प्रकार के जंतुओं में जो है हम पढ़ रहे हैं कि रीजनरेशन कैपेसिटी प्रदर्शित होती है या ये रखते हैं। कॉर्डेट्स में हम बात करेंगे एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एविज और मैमल्स। हमने पढ़ा कि एम्फीबिया के जो जंतु हैं उनके अंदर एपीमॉर्फोसिस प्रकार का डेवलपमेंट हम देख सकते हैं। खासकर इसमें यूरोडेला तथा एपोडा के जो सदस्य हैं वो ये कैपेसिटी रखते हैं। हम अभी बात की थी थोड़ी देर पहले कि सैलामेंडर के अंदर जो है ये कैपेसिटी हम देख सकते हैं। फ्रॉग के अंदर भी ये कैपेसिटी मौजूद होती है कि वो टूटे हुए पार्ट को दोबारा से रिगेन कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। एम्फीबियन जंतुओं पर, बहुत से एम्फीबियन जंतुओं पर एक्सपेरिमेंट भी किए गए लेबोरेटरीज़ में रीजनरेशन की जो प्रक्रिया है उसको समझाने के लिए। अपने डूंगर कॉलेज के प्रोफेसर हैं प्रोफेसर ओपी जहांगीर, उन्होंने भी अच्छे प्रयोग किए रीजनरेशन की कैपेसिटी को प्रदर्शित करने के लिए। नेक्स्ट है रेप्टिलिया। रेप्टाइल्स में जो लिजार्ड्स हैं उनके अंदर क्या है, ऑटोटॉमी पाई जाती है। अपने स्वयं के जो अंग हैं उनको तोड़ देने की कैपेसिटी पाई जाती है। और ये जो है लिजार्ड्स जो हैं वो अपने कटे हुए भाग को, कटी हुई पूंछ को दोबारा से रिगेन कर सकती हैं, दोबारा से ये प्राप्त कर सकती हैं। तो हम कहेंगे रेप्टाइल्स के अंदर भी ये जो कैपेसिटी है वो एपीमॉर्फोसिस प्रकार की जो है कैपेसिटी इनमें रीजनरेशन की देख सकते हैं। एविज के अंदर ये कैपेसिटी बहुत कम देखने को मिलती है। हम देखते हैं कि अगर किसी जंतु की चोंच काट दी जाए तो भी क्या है कि वो दोबारा से निर्मित नहीं हो सकती है। हम ये कह सकते हैं एविज के सदस्य इस प्रकार की कैपेसिटी नहीं प्रदर्शित करते हैं। मैमल्स में जैसे हमने बात की थी अभी थोड़ी देर पहले कि अगर किडनी का जो पार्ट है, एक किडनी को काट दिया जाए, लीवर के किसी छोटे हिस्से को तोड़ दिया जाए, काट दिया जाए, तो भी बाकी का जो है वो एक कंपनसेट यहाँ पर किया जा सकता है। लेकिन रीजनरेशन में हम देखें कि केवल यहाँ पर क्या है, वाउंड हीलिंग कैपेसिटी ही इन जंतुओं के द्वारा, मैमल्स के जंतुओं के द्वारा प्रदर्शित की जाती है। हम कहेंगे केवल यहाँ पर घाव को भरने तक की क्षमता ही पाई जाती है। तो हमने आज जानने की कोशिश की कि रीजनरेशन है क्या और रीजनरेशन के दौरान जो है एनिमल्स क्या क्या स्ट्रेटजी अपनाते हैं, क्या क्या तरीके अपनाते हैं और किस किस तरीके से वो अपने खोए हुए अंग को प्राप्त करने की जो है क्षमता वो रखते हैं। दूसरी तरफ हमने बात की कि रीजनरेशन के प्रकार कितने होते हैं और फिर हमने ये बात की, चर्चा की कि रीजनरेशन की कैपेसिटी डिफरेंट एनिमल्स में कितने रूपों में हम देख सकते हैं। तो अलग अलग जंतुओं में हमने प्रोटोजोआ से लेकर के लास्ट जो मैमल्स हैं वहाँ तक हमने बात की है कि इन जंतुओं में क्या क्या कैपेसिटी देखने को मिल सकती है रीजनरेशन की। आगे हम पढ़ेंगे अगली कक्षा में कि रीजनरेशन की जो मैकेनिज़्म है और उसकी फिजियोलॉजी क्या होती है और इसको कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं वो प्रभावित करते हैं रीजनरेशन की कैपेसिटी को और किस तरीके से रीजनरेशन की कैपेसिटी के माध्यम से एक जंतु जो है वो अपने खोए हुए अंग को प्राप्त कर सकता है। उसकी स्टडी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।